हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का मेरे प्यारे बच्चों आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का यानी कि जनसंख्या संगठन और मानव विकास का वो सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो तो कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया या तो पूछने की संभावना। और इस चैप्टर से हम जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इससे बाहर आपको एक भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ना शुरू से तक जरूर देखिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना पे कॉपी पर डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि कॉपी पर आप उसे लिख लीजिएगा और सभी को आपको याद कर लेना है, जिससे आपको इस चैप्टर से ना इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना इससे बाहर आपको एक भी बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का पहले हम मेरे प्यारे बच्चों को चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे मानव विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जनसंख्या संगठन का पहले हम मतलब जान लेते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के ना अलग अलग भागों में बांटकर उसका वर्गीकरण करना, यानी कि जनसंख्या के ना अलग अलग भागों में बांटकर उसके बारे में जानना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। जैसे जनसंख्या को लिंग के आधार पर यानी कि पुरुष का और महिला के आधार पर बांटकर हम उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो भी जनसंख्या संगठन कहलाता है। या जनसंख्या को आयु के आधार पर यानी कि एज के आधार पर अगर हम बांटकर उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो भी जनसंख्या संगठन कहलाएगा। या जनसंख्या को हम निवास स्थान के आधार पर या भाषा के आधार पर या उनके आवास के आधार पर अगर हम अलग अलग भागों में बांटकर अगर हम उसका वर्गीकरण करते तो वो भी जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो अब आपको जनसंख्या संगठन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो चलिए हल्का और इस चैप्टर का हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आयु वर्ग यानी कि कौन सा एज वर्ग है ना कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रौढ़ जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि कौन सा आयु वर्ग यानी कि कौन सा एज वर्ग है ना जो कार्यशील जनसंख्या या प्रौढ़ जनसंख्या का ना प्रतिनिधित्व यानी कि उसके बारे में बतलाता है। तो आयु संरचना के आधार पर आपको पहले ये जानना होगा कि जो जनसंख्या का है ना 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 से 14 वर्ष जिसको हम लोग बाल वर्ग कहते हैं, और दूसरा होता है 15 से 59 वर्ष जिसको हम लोग प्रौढ़ वर्ग या कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों 60 से अधिक वर्ष के लोगों को हम लोग वृद्ध वर्ग कहते हैं, यानी कि का बाल वर्ग। और दूसरा में होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रौढ़ वर्ग या कार्यशील जनसंख्या, और तीसरा में होता है क्या होता है वृद्ध वर्ग। तो आपको इसमें आपको क्या पूछा जाता है कि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के लोग कार्यशील जनसंख्या या प्रौढ़ वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 से 59 वर्ष के लोग। और एक बात यह भी बतला देना चाहता हूँ, जो 0 से 14 वर्ष के लोग होते हैं ना ये आश्रित जनसंख्या होता है, यानी कि ये दूसरे पर आश्रित रहता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहता है। और जो 60 के है ना जो 60 से अधिक वर्ष के लोग यानी कि वृद्ध वर्ग के लोग हैं ना ये भी एक आश्रित जनसंख्या में गिनती होता है, यानी कि ये दूसरे पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है कार्यशील जनसंख्या यानी कि प्रौढ़ वर्ग या कार्यशील जनसंख्या जिसका उम्र क्या होता है 15 से 59 वर्ष होता है, इन पर ये दोनों आश्रित होता है। और ये 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग होता है ना जो मेरे प्यारे बच्चों अनाश्रित होता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका दूसरा क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यह है कि मेरे प्यारे बच्चों 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, यानी कि अब आपको बतलाना है ऐसा कौन सा देश है ना जिसमें 100% लोग हैं ना वो शहरी जनसंख्या यानी कि उनका 100% लोग है ना जो नगर के क्षेत्र में निवास करता है, वो कौन सा देश है। यानी कि उनका 100 पर अगर उस देश में 1000 व्यक्ति है ना तो उसका 1000 व्यक्ति है ना जो नगरीय क्षेत्र में ही निवास करता है, वो कौन सा देश का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में आपको सिंगापुर है, या ऑप्शन नंबर बी में थाईलैंड है, या ऑप्शन नंबर सी में जापान है, या ऑप्शन नंबर डी में इंडोनेशिया। तो कौन सा देश में 100% शहरी जनसंख्या निवास करते हैं, यानी कि उसमें है ना 1% है ना जो नगर में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ना उनका जनसंख्या नहीं निवास करता है। तो किस देश का
नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। सिंगापुर देश का है ना जो 100% जनसंख्या हो ना शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों क्या निवास करता है, यानी कि शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में इनका जनसंख्या पूरी निवास करता है। किस देश का? सिंगापुर का। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं, यानी कि किसके आधार पर हम जनसंख्या संगठन का अंग नहीं, यानी कि कौन सा एक है ना जो जनसंख्या संगठन यानी कि जनसंख्या के ना अलग अलग भागों में हम उसका बांट कर उसका ना वर्गीकरण नहीं कर सकते, यानी कि उनका कौन सा एक अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आयु संरचना। आयु संरचना के आधार पर हम जनसंख्या संगठन यानी कि आयु के आधार पर हम जनसंख्या को अलग अलग भाग में ना बांट कर उसका वर्गीकरण कर सकते, तो ये क्या एक जनसंख्या संगठन का एक अंग है। फिर लिंग संरचना यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लिंग यानी कि महिला और पुरुष के आधार पर भी हम जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांटकर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो ये भी एक क्या जनसंख्या संगठन का अंग है। और ऑप्शन नंबर सी में साक्षरता यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि साक्षरता लोग और अनसाक्षरता लोग में भी हम उसका जनसंख्या को ना बांट कर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि कितने लोग पढ़े और कितने लोग अनपढ़ है तो उसका भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं जनसंख्या को बांटकर। तो ये भी साक्षरता है ना एक जनसंख्या संगठन का अंग है, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व है ये नहीं है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी देश या क्षेत्र के ना उनके प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उनका कितना जनसंख्या निवास करता है, तो इसका संबंध दूसरा से। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व से नहीं है, यानी कि जनसंख्या संगठन का एक कौन सा अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व नहीं है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आपको बतलाना है कि भारत में ना लिंग अनुपात बोले या लिंगानुपात तो बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भारत में ना लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि भारत में ना लिंग अनुपात निकालने का सूत्र क्या होता है। तो भारत में लिंग अनुपात निकालने का सूत्र होता है कि मेरे प्यारे बच्चों स्त्रियां की संख्या यानी कि महिलाओं की संख्या, समझो महिलाओं की संख्या और बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों पुरुषों की संख्या और गुने में आपको 1000 कर देना है। भारत में ना लिंगानुपात निकालने का सूत्र होता है। तो क्या इसका आंसर हो गया, यानी कि ये जो बट्टा में है ना उसको प्रति बोलते हैं, तो क्या हो गया प्रति 1000, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रति भी इसको बट्टा के बोलते हैं, प्रति हो गया ये 1000 हो गया। तो प्रति 1000 क्या पुरुष पर यानी कि पुरुष पर महिला की संख्या हो जाएगा। तो भारत में कैसे लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है? प्रति 1000 पुरुष पर क्या महिलाओं की संख्या ज्ञात किया जाता है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। फिर हम एक बार आपको लिंग अनुपात निकालने के मैं आपको सूत्र बतला देता हूँ। देखिए आपको पहले देना मेरे प्यारे बच्चों महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या किसी क्षेत्र का, और कुल उसका पुरुषों की संख्या यानी कि बट्टे में पुरुषों की संख्या और गुने में आपको 1000 कर देना है, नहीं यहाँ पर आपको 1000 कर देना है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, यानी कि महिलाओं की संख्या और बट्टे पुरुष की संख्या और गुने 1000 हो गया। तो यहाँ पर हम जो बट्टे में बोलते हैं ना इसको हम हिंदी में प्रति बोलते हैं, यानी कि प्रति और 1000 ये 1000 हो गया। और पुरुष पर किसका? महिलाओं की संख्या, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है क्या लिंग अनुपात ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर आपको सूत्र पूछा गया था, यह सूत्र इसका क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ना किस क्षेत्र यानी कि कौन सा एक क्षेत्र है ना जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या यानी कि एक नगरीय जनसंख्या होता है जो नगर के क्षेत्र में निवास करता है, और दूसरा होता है ग्रामीण जनसंख्या जो किस में गांव में निवास करता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है जिसका मुख्य रूप से कृषि कार्य होता है, यानी कि कृषि कार्य में संलग्न होता है, वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या का ना मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत सबसे कम यानी कि किन क्षेत्र में है ना जो ग्रामीण जनसंख्या का है ना
प्रतिशत यानी कि सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, या ऑप्शन बी में आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, या ऑप्शन नंबर सी में यूरोप महाद्वीप, या ऑप्शन नंबर डी में एशिया महाद्वीप। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में। अगर आपको ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका नहीं रहे तो आपको यूरोप लगाना, यानी कि अगर उत्तरी अमेरिका के बाद है ना तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस क्षेत्र में, यानी कि किस महाद्वीप में? यूरोप में। अगर आपको ऑप्शन में ना उत्तरी अमेरिका नहीं रहे तो आपको यूरोप लगाना है। अगर आपको ऑप्शन में है ना उत्तरी अमेरिका रहे और यूरोप रहे तो आपको उत्तरी अमेरिका ही लगाना है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। अगर आपको ऑप्शन में दे दे उत्तरी अमेरिका और यूरोप दे दे, और ऑप्शन नंबर सी में दे दे ए बी दोनों, तो आपको ए बी दोनों लगाना है। यानी कि इन दोनों महाद्वीप में है ना ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सबसे कम किसमें? उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका के बाद आपको यूरोप महाद्वीप में है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं, यानी कि जो आयु संरचना के है ना वर्ग, यानी कि आयु संरचना के आधार पर हम जनसंख्या के कितने वर्ग में बांटते हैं? 3 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है आपको 0 से मेरे प्यारे बच्चों 14 वर्ग होता है, और दूसरा होता है 15 से 59 वर्ष होता है, और तीसरा में होता है मेरे प्यारे बच्चों 60 से अधिक वर्ष होता है, यानी कि 60 से अधिक वर्ष होता है। तो यहाँ पर आपको वही पूछा गया है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक आयु वर्ग नहीं, यानी कि कौन है ना एक आयु वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में 0 से 14 वर्ष ये एक आयु वर्ग है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है 15 से 59 वर्ष, ये भी एक आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या या प्रौढ़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये 0 से 14 वर्ष किसका प्रतिनिधित्व करता है? बाल वर्ग का। और ऑप्शन नंबर सी में 60 से अधिक वर्ष किसका प्रतिनिधित्व करता है? वृद्ध वर्ग। और ये भी आया है ना एक आयु वर्ग है, लेकिन ये 70 से है ना अधिक वर्ष एक आयु वर्ग नहीं। यानी कि जनसंख्या संगठन में हम लोग ना मेरे प्यारे बच्चों आयु वर्ग को ना 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। एक होता है 0 से 14 वर्ग के, एक होता है आपको 15 से 59 वर्ष, और एक होता है 60 से अधिक वर्ष के अधिक लोगों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एक आयु वर्ग नहीं है? तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 से अधिक वर्ष नहीं है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 वर्ष से अधिक, यानी कि 70 वर्ष से अधिक एक आयु वर्ग नहीं है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का मतलब होता है दुबई, यानी कि दुबई जो देश है ना उसका कौन सा फैक्टर है ना उसका लिंग अनुपात बोले या लिंगानुपात का ना निम्न किया है। लिंग अनुपात निम्न का मतलब होता है कि मेरे प्यारे बच्चों प्रति 1000 पुरुषों पर ना महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। यानी कि अगर उस लिंग अनुपात है ना यहाँ पर, यानी कि दुबई में है ना प्रति 1000 पुरुषों पर है ना मेरे प्यारे बच्चों महिलाओं की संख्या है ना क्या कम है, यानी कि उसका कम है। यानी कि 1000 मेरे प्यारे बच्चों इस देश में पुरुष है ना तो उस पर महिला की संख्या कितनी है? 800 है। तो ये मान लीजिए या 500 है या 800, मान लीजिए 500, मैक्सिमम 500 है। तो ये क्या हो गया? लिंग अनुपात ये क्या हो गया? उच्च निम्नतम हो गया, सॉरी ये निम्नतम हो गया। यानी कि अगर उस क्षेत्र में 1000 पुरुष है और उस क्षेत्र के ना उस पुरुष पर ना अगर 500 महिला है ना तो उस देश का क्या हो गया? लिंग अनुपात निम्न हो गया। अगर 1000 किसी क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों अगर पुरुष की संख्या यानी कि 1000 पुरुष की संख्या है और उसी क्षेत्र में क्या अगर 1500 यानी कि 1500 न महिलाओं की संख्या, तो उस देश का क्या लिंग अनुपात ऊंच होगा। लेकिन अगर जिस देश का ना लिंग अनुपात निम्न का मतलब होता है कि पुरुष के न मुकाबले महिलाओं की संख्या कम होना, यानी कि लिंग अनुपात निम्न होता है। तो देखते हम यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का न लिंग अनुपात को निम्न किया है, किन सा कारण किया है। ऑप्शन नंबर ए में पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवासी, यानी कि
जो पुरुष वर्ग होते हैं ना, कार्यशील या प्रौढ़ वर्ग जनसंख्या का ना चयनित प्रवास, यानी कि उस देश में ना लगातार प्रवास कर रहा है काम ढूंढने के लिए, यानी कि काम करने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी में पुरुष की उच्च जन्म दर, यानी कि उस देश में क्या पुरुष का ज्यादा जन्म दर होता है, यानी कि ज्यादा जन्म लेता है। या ऑप्शन नंबर सी में स्त्री के जन्म दर निम्न, यानी कि उस देश में क्या संयुक्त अरब अमीरात में है ना स्त्री का जन्म कम हो रहा है। या ऑप्शन नंबर डी में स्त्रियों का निम्न प्रवास, यानी कि उस देश में है ना स्त्री का निम्न प्रवास हो रहा है। तो ये सब कारक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। यानी कि दुबई देश है ना, दुबई देश में अलग अलग देशों से ना लोग कार्यशील जनसंख्या होता है ना जो कमाने के लिए जाता है, जिसके कारण वहां पर क्या पुरुष की संख्या अधिक होता है। और जिससे पुरुष की संख्या अधिक होता है ना तो वहां पर पुरुष तो जाता नहीं है, यानी कि महिला तो दूसरे देश से तो कमाने जाता नहीं, उसमें सिर्फ पुरुष लोग जाते, तो वहां पर क्या पुरुष के मुकाबले महिला की संख्या कम होता है। तो यानी कि उस देश का लिंग अनुपात निम्न का क्या कारण है, पुरुष कार्यशील महिला का चयनित प्रवास, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास हो जाएगा। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। उच्चतम लिंग अनुपात का मतलब होता है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा होना है। किसका संकेत देता है, उच्चतम लिंग अनुपात। और अगर निम्नतम लिंग अनुपात का मतलब होता है कि पुरुष के मुकाबले ना महिलाओं की संख्या कम होना है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र का ना जनसंख्या, यानी कि पुरुष की जनसंख्या मेरे प्यारे बच्चों 1000 है और उस क्षेत्र में ना महिलाओं की संख्या 1500 है, तो ये किसका, ये उच्चतम लिंग अनुपात का संकेत देता है। और किसी क्षेत्र में मान लीजिए 1000 पुरुष की संख्या और उस क्षेत्र में 800 ही महिलाओं की संख्या, तो ये किसका संकेत देता है, निम्नतम लिंग अनुपात का संकेत देता है। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर ए में सूडान के, या ऑप्शन नंबर बी में ब्राजील के, या ऑप्शन नंबर सी में लाइटविया के, या ऑप्शन नंबर डी में सिंगापुर का। तो विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात सबसे ज्यादा दर्ज किस देश का किया गया मेरे प्यारे बच्चों, लाइटविया देश का दर्ज किया गया है। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइटविया हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों लिंग अनुपात का संबंध है। अब आपसे पूछा गया कि लिंग अनुपात पूछे या लिंगानुपात का संबंध पूछे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब आपसे पूछा गया कि लिंग अनुपात का संबंध है किससे है, ऑप्शन नंबर में पुरुष और स्त्रियों के बीच है, या ऑप्शन नंबर बी में बच्चों और बूढ़े के वर्ग के बीच है, या ऑप्शन नंबर सी में बच्चे और प्रौढ़ वर्ग यानी कि कार्यशील जनसंख्या के बीच है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है। तो लिंग अनुपात का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या के बीच है। किससे है, पुरुष और स्त्री के बीच है। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष और स्त्रियों के बीच लिंग अनुपात का संबंध होता है। लिंग अनुपात से हम क्या जानते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र में कितनी महिलाओं, यानी कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या, तो किससे संबंध होता है, पुरुष और स्त्री के बीच होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों के बीच लिंग अनुपात का संबंध है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक नगर है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है, एक है ना जो सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए में केनवारा है, या ऑप्शन नंबर बी में लंदन है, या ऑप्शन नंबर सी में मक्का मदीना या मक्का बोले, ऑप्शन नंबर डी में न्यूयॉर्क है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक नगर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्का है। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या जो लोग जो गांव में निवास करता है ना किस प्रकार के व्यवसाय, यानी कि किस प्रकार के न काम में संलग्न, यानी कि किस प्रकार के काम में वो लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उद्योग, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप होता है उद्योग, और या ऑप्शन नंबर बी में व्यापार में, या ऑप्शन नंबर सी में कृषि में, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या यानी कि जो लोग गांव में निवास करते हैं ना तो वो किस प्रकार के ना
काम में लगे होते, उद्योग के काम में लगे होते, यानी कि फैक्ट्री के काम में लगे होते, या ऑप्शन नंबर बी में कि वो व्यापार करते, या ऑप्शन नंबर सी में वो कृषि करते, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या होता है ना जो कृषि क्षेत्र में यानी कि कृषि व्यवसाय में क्या संलग्न होते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं। तो आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या होता है ना जो उद्योग में, व्यापार में, इन दोनों में संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गाँव की जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं, तो कृषि व्यवसाय में संलग्न होते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आयु लिंग पिरामिड का संबंध, यानी कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए में जनसंख्या घनत्व से है, या ऑप्शन नंबर बी में पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है, या ऑप्शन नंबर सी में है जनसंख्या साक्षरता से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आयु लिंग पिरामिड का मतलब होता है, यानी कि पिरामिड बतलाता है कि किसी क्षेत्र में है ना कितनी महिलाओं पर है ना कितनी पुरुष की संख्या, यानी कि कितने पुरुष की संख्या पर कितने महिलाओं की संख्या उपस्थित है, कौन बतलाता है? आयु लिंग पिरामिड बतलाता है। तो इसका संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही, यानी कि वर्ष 2011 के जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार बतलाना है कि आपको भारत के ना कौन सा राज्य में ना स्त्री की साक्षरता यानी कि महिला लोग या स्त्री लोग यानी कि लड़कियां लोगों का ना साक्षरता दर उच्चतम रही, यानी कि सबसे ऊंच रही, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर बी में मिजोरम में, या ऑप्शन नंबर सी में केरल है, या ऑप्शन नंबर डी में आपको हिमाचल प्रदेश है। तो वर्ष 2011 में यानी कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के ना किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी? तो केरल में रहे थे। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना हुआ था और दूसरा जनगणना यानी कि 10 वर्ष पर आपको भारत में जनगणना होता है, तो आपको दूसरा जनगणना होना था 2021 में, तो 2021 में नहीं हुआ था कोरोना वायरस के लिए। तो अभी तक हमारे भारत देश में ना जनगणना नहीं होती। यहाँ पर आपको वर्ष 2011 के अनुसार ही बतलाना है कि भारत के किस राज्य में स्त्री यानी कि महिला साक्षरता दर उच्चतम रही, तो केरल में रहे थे। तो आपको चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों, उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टर या सेक्टरों में रोजगार प्रदान करते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उद्योग यानी कि उद्योग का मतलब होता है कि द्वितीय क्रियाकलाप तथा अवसंरचना यानी कि उस देश का ना विकास करने के लिए उस सारे यानी कि देश के ना विकसित बनाने के लिए वो सारी अवसंरचना जैसे रोड बनाने का निर्माण हो या पुल बनाने के निर्माण हो या ट्रेन का निर्माण करने से यानी कि सभी चीज का निर्माण करने से एक युक्त यानी कि परिपूर्ण एक अर्थव्यवस्था देश है। यानी कि एक उद्योग में है कि और अवसंरचना यानी कि सभी प्रकार के ना अवसंरचना से तो यानी कि सभी प्रकार का ना चीज वो बनाने से ना एक देश युक्त यानी कि परिपूर्ण है। परिपूर्ण देश के ना अर्थव्यवस्था यानी कि उनका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक जो फैक्टर होता है ना, तो अधिक कार्यशील यानी कि अधिक कार्यशील जनसंख्या को ना निम्न में से किन सेक्टर या सेक्टरों में रोजगार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में द्वितीयक में भी करता है, ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक में भी करता है, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थ में भी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सेक्टर में उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या को निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करता है? तो इन सभी सेक्टरों में रोजगार प्रदान करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर है, निम्न में से किस महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या यानी कि निम्न में से ना किस महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है कि पहले भी हम एक क्वेश्चन आपको करा दिए कि निम्न में से ना किस महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या का ना प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन नंबर में एशिया में है, या ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका में है, या ऑप्शन नंबर सी में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में है, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। तो किस महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों में है ना विश्व की सबसे कम न ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस महाद्वीप में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका और फिर यूरोप में पाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों अलग अलग दे, यानी कि ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए में रहे यूरोप और ऑप्शन नंबर बी में रहे उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में दूसरा और कोई महाद्वीप रहेगा, तो आपको वहां पर कौन सा लगाना है, उत्तरी अमेरिका लगाना है। यानी कि अगर यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों रहे एक साथ में तो आपको दोनों लगा देना है, यानी सी नंबर लगाना है। अगर आपको सिर्फ उत्तरी अमेरिका दे और यूरोप दे और ऑप्शन नंबर तीसरा में एक मान लीजिए एशिया अफ्रीका दे दे, एशिया महाद्वीप दे दे या अफ्रीका दे दे, तो आपको उसमें उत्तरी अमेरिका लगाना है। अगर आपको ऑप्शन नंबर ए में यूरोप रहे या ऑप्शन नंबर बी में उत्तरी अमेरिका रहे और ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों रहे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है, ए बी दोनों लगाना है। अगर दोनों रहे साथ में तो आपको दोनों लगा देना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, यानी कि अब आपको बतलाना है कि वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था ना उनके अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है, यानी कि भारत में ना 1000 पुरुष पर यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या, उसको क्या लिंगानुपात यानी कि लिंग अनुपात कहते हैं। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था, यानी कि 935 था। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रति 1000 पुरुष पर 935 महिलाओं की संख्या था या 980 था, यानी कि प्रति महिलाओं यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 980 महिलाओं की संख्या था या 1000 था या 943 था। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 943 था। यानी कि भारत में ना प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या थे, 943 थे। चलिए इसका 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की अधिकता का निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य कारण है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका देश के बारे में पूछा गया, यानी कि अमेरिका देश के ना नगरीय क्षेत्र यानी कि नगर वाले क्षेत्र इलाका होता है ना उसमें ना महिलाओं की अधिकता यानी कि वो नगरीय क्षेत्र में है ना वहाँ पर महिलाओं का अधिकता यानी कि महिला का संख्या अधिक मिलता है। तो निम्नलिखित में से ना कौन सा एक मुख्य कारण यानी कि कौन सा है ना एक मुख्य कारण, ऑप्शन नंबर ए में है पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में रहने की प्राथमिकता देते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में पुरुष लोग है ना वहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने की प्राथमिकता देते यानी कि प्राथमिकता देते, यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहते हैं, जिसके लिए काम शहरी क्षेत्र में ग्रामीण यानी कि नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या उसके कारण अधिक है। या ऑप्शन नंबर बी में पुरुष को दूसरे देश में प्रवास करना है, यानी कि जो वहाँ का जो अमेरिका देश का है ना जो पुरुष लोग है ना वो नगरीय क्षेत्र से ना दूसरे देश में प्रवास कर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक होता है नगरीय क्षेत्र में। या ऑप्शन नंबर सी में नर शिशु का निम्न जन्म दर, यानी कि नर का मतलब हो गया कि लड़का का ना जो जन्म दर है निम्न यानी कि लो है। या ऑप्शन नंबर डी में चलिए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में विशाल रोजगार के शुभ अवसरों को लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अंतर प्रभाव। तो इसका सटीक जवाब यही होता है कि मेरे प्यारे बच्चों विशाल रोजगार यानी कि अमेरिका का है ना जो नगरीय क्षेत्र में होता है ना वहाँ पर क्या विशाल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं यानी कि विशाल रोजगार के ना जो शुभ अवसर का लाभ उठाने के लिए ना महिला का ना ग्रामीण क्षेत्र से ना नगरीय क्षेत्र में अंतर प्रवाह करता है, यानी कि वहाँ की महिला है ना जो ग्रामीण क्षेत्र से ना नगर में रोजगार पाने के लिए उस क्षेत्र से क्या नगरीय क्षेत्र में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर अधिक
नगरीय क्षेत्र में न महिला की संख्या अधिकता मिलता है। किसके कारण? इसके कारण मिलता है विशाल रोजगार के शुभ अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र से न नगरीय क्षेत्र में अंतर प्रवाह, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से न वो लोग नगरीय क्षेत्र में न चला जाता है। किसके लिए? रोजगार पाने के लिए, जिससे कि वहाँ पर न महिलाओं की संख्या में अधिकता हो जाती है, यानी कि बहुत हो जाता है। तो आपको 17 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं आता। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से ना कौन सा एक आश्रित, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर है, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर है ना, दूसरे पर निर्भर जनसंख्या, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर रहता है ना, उस वर्ग में नहीं आता। यहाँ पर आपसे पूछा गया यानी कि आश्रित जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या जो दूसरे पर ना निर्भर नहीं आता है, वो कौन सा वर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए में 0 से 14 वर्ष, यानी कि बाल वर्ग। तो बाल वर्ग क्या? एक आश्रित जनसंख्या, यानी कि दूसरे पर निर्भर आता है। और ऑप्शन नंबर बी में 15 से 59 वर्ष या कार्यशील या प्रौढ़ वर्ग के जनसंख्या, यानी कि 15 से जो 59 वर्ष के लोग होते हैं, ये लोग अनाश्रित होते हैं, यानी कि ये किसी पर निर्भर नहीं होते, यानी कि ये अपने पैर पर खड़ा होता है, यानी कि खुद कमाता और खुद खाता है। और ऑप्शन नंबर सी में है 60 वर्ष से अधिक, यानी कि ये लोग है ना आश्रित जनसंख्या होता है, यानी कि आश्रित जनसंख्या होता है। और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया कि आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में कौन सा वर्ग नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, यानी कि कार्यशील या प्रौढ़ वर्ग के जनसंख्या है ना, जो आश्रित जनसंख्या नहीं होता, यानी कि ये लोग है ना अनाश्रित, यानी कि अपने पैर पर खड़ा होता है, यानी कि अपना खुद पालन पोषण करता है। लेकिन बाल वर्ग यानी कि 0 से 14 वर्ष के आयु लोग है ना, ये आश्रित जनसंख्या में आता है। जो 60 से अधिक वर्ष के लोग हैं, ये भी आश्रित जनसंख्या, यानी कि ये सभी दूसरे पर निर्भर रहता है। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, यानी कि कार्यशील या प्रौढ़ वर्ग के जो लोग हैं ना, जो आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग में नहीं आता है। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या कम मिलने का कारण है। यहाँ पर आपको यूरोप महाद्वीप के ना अधिकांश देशों का मतलब, यानी कि बहुत सारे देश में ना यूरोप महादेश के ना यूरोप महाद्वीप के ना बहुत सारे देश में ना महिलाओं की तुलना में ना पुरुष की संख्या क्या कम मिलने का क्या कारण, यानी कि यूरोप के ना बहुत सारे देश में क्या पुरुष के तुलना में ना महिला की संख्या अधिक है, यानी कि महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या क्या कम मिलने का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे प्यारे बच्चों निम्न जन्म दर है, यानी कि वहाँ पर लो जन्म दर होता है, यानी कि लो बर्थ रेट होता है। या ऑप्शन नंबर बी में समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति होते हैं, यानी कि वहाँ के जो समाज में है ना, वहाँ के स्त्री को है ना बेहतर स्थिति होता है, यानी कि बेहतर मान सम्मान होता है। या ऑप्शन नंबर सी में पुरुष प्रधान उत्प्रवास है। या ऑप्शन नंबर डी में बी एवं सी दोनों। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप के अधिकांश देशों में ना महिलाओं के, यानी कि महिलाओं को ना समाज में महिलाओं को क्या बेहतर स्थिति, यानी कि वहाँ की महिलाओं को मान मर्यादा दिया जाता है समाज में। और वहाँ का और दूसरा कारण कि पुरुष प्रधान उत्प्रवास, यानी कि वहाँ के जो पुरुष लोग हैं ना, यानी कि अपने अपने देश से ना छोड़कर यूरोप महादेश के ना दूसरे देश में काम करने चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या यूरोप में अधिकांश महिलाओं की संख्या मिलती है। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विकसित यानी कि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंग अनुपात का कारण, यानी कि विकसित राष्ट्र यानी कि जो देश डेवलप कर चुका है, उन देशों के ना अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में ना उच्च लिंगानुपात, यानी कि लिंगानुपात बोले या लिंग अनुपात बोले, दोनों का मतलब आपको एक ही समझना है। यानी कि विकसित देश के ना अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का क्या कारण, यानी कि वहाँ पर ना प्रति हजार स्त्री पर, यानी कि प्रति हजार पुरुष पर नहीं, यानी कि मान लीजिए 1000 पुरुष है किसी क्षेत्र में ना 1000 पुरुष, तो वहाँ पर 1000 पुरुष पर ना 1200 महिला, यानी कि लिंग अनुपात ऊंच होता है। यानी कि अगर पुरुष की संख्या से ना ज़्यादा महिला की संख्या होता है तो ये उच्च लिंग अनुपात की ओर संकेत करता है। अगर
पुरुष की संख्या से, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पुरुष की संख्या 1000 और महिला की संख्या 900 तो लिंग ये निम्नतम, यानी कि निम्नतम न लिंग अनुपात का संकेत देता है, यानी कि कम कर देता है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि उच्चतम लिंग अनुपात का क्या मिलने का कारण, यानी कि नगरीय क्षेत्र में ना विकसित राष्ट्रों का ना नगरीय क्षेत्र में ना उच्चतम लिंग अनुपात मिलने का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में नगरीय क्षेत्र में रोजगार का अधिक साधनों का मिलना, यानी कि नगरीय जो क्षेत्र है ना नगर के क्षेत्र में वहाँ पर रोजगार का अधिक साधनों का मिलना, यानी कि अलग अलग सेक्टरों में वहाँ पर रोजगार मिलना। या ऑप्शन नंबर बी में ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि कार्यों में पुरुष की उच्च भागीदारी। या ऑप्शन नंबर सी में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं ना रोजगार पाने के लिए नगरीय क्षेत्र की ओर होने वाला प्रवास का प्रधान, यानी कि महिला प्रधान प्रवास। या ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो विकसित राष्ट्रों के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में उच्च लिंगानुपात मिलने का ये सभी कारण होता है, यानी कि नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना। ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में के कृषि कार्य में पुरुष के उच्च भागीदारी होता है। या ऑप्शन नंबर सी में आपको महिलाओं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो गांव के क्षेत्र से है ना नगरीय क्षेत्र की ओर होने वाली महिला प्रधान प्रवास। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इन सभी कारण से ना वहाँ पर उच्च लिंगानुपात मिलता है। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कार्यशील या प्रौढ़ जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु वर्ग यानी कि आयु वर्ग यानी कि जो एज के आयु वर्ग के आधार पर, यानी कि जो लोगों को ना आयु वर्ग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें आपको 0 से 14 वर्ष के लोग इसको क्या बाल वर्ग कहते हैं, यानी कि बालक वर्ग कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में 15 से 59 वर्ष जिसको हम लोग प्रौढ़ जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। तो आपको किस नंबर क्वेश्चन को आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कार्यशील या प्रौढ़ जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 से 59 वर्ष जिसको कार्यशील या प्रौढ़ जनसंख्या आयु वर्ग कहते हैं। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों विश्व के, अब आपसे पूछा जाता है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात 2019 है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व में ना जनसंख्या यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या का ना औसत लिंगानुपात 2019 के अनुसार कितना था। तो ऑप्शन नंबर ए में 1950 था, या ऑप्शन नंबर बी में 1970 था, या ऑप्शन नंबर सी में 1017 था, या ऑप्शन नंबर डी में 1010 था। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 2019 के अनुसार कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 1017 था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1017 था। चलिए फिर आपका मेरे प्यारे बच्चों तीसरा चैप्टर एंड होता है और चौथा चैप्टर शुरू होता है। तीसरा चैप्टर से कहीं अधिक इस चैप्टर से ना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। अब आपका चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सभी VVI देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यही के निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है, यानी कि एक ऐसा कौन है ना जो मानव विकास का ना उपागम का मतलब होता है कि मानव विकास का ना देखने का एक दृष्टिकोण, यानी कि किन किन तरीकों से हम देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में ना उनका मानव विकास हुआ है या नहीं। दृष्टिकोण का मतलब जिसको अप्रोच बोलते हैं, उपागम वो होता है। तो मानव विकास का कौन सा उपागम है, ऑप्शन नंबर ए में है आयु उपागम, या ऑप्शन नंबर बी में क्षमता उपागम, या ऑप्शन नंबर सी में कल्याण उपागम, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है, आयु उपागम भी है, इनकम यानी कि इनकम उपागम भी है, और क्षमता उपागम भी है, और कल्याण उपागम भी है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी है। तो आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला, यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि कौन सा देश है ना जो उच्च मानव विकास वाला है, यानी कि उच्च जो है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए में भारत है, या ऑप्शन नंबर बी में नॉर्वे है, या
ऑप्शन नंबर सी में कनाडा है या ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया है। तो अति उच्च मानव वाला विकास वाला देश कौन है? सबसे नंबर 1 में किसका रैंक आता है? स्विट्जरलैंड। और दूसरा नंबर पर आपको है अति मानव उच्च विकास वाला देश आपको नॉर्वे है। तो यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड नहीं दिया गया तो ऑप्शन में, तो आपको दूसरा नंबर लगाना है। यानी कि इसका रैंक है ना जो मानव विकास के जो देश का है ना, एक रिपोर्ट निकलता है हर साल, तो इसका रैंक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा है। और नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। तो आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे है। अगर यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड रहता तो आपको ऑप्शन लगाना होता है स्विट्जरलैंड। तो चलिए फिर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्काल के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? यानी कि जो मानव विकास यानी कि HDI होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा, यानी कि मानव विकास यानी कि ह्यूमन और डेवलपमेंट यानी कि विकास और इंडेक्स माने होता है सूचनांक, यानी कि मानव विकास की जो अवधारणा है ना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के देन है? तो ऑप्शन नंबर ए में प्रो अमर्त्य सेन के या प्रो अमर्त्य सेन के, या ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर मनमोहन सिंह के, या ऑप्शन नंबर सी में है महबूबुल उल हक के, या ऑप्शन नंबर डी में अब्दुल कलाम यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के। तो मानव विकास की अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों किसका देन है? तो डॉक्टर महबूबुल उल हक का देन है। यानी कि एक अर्थशास्त्री भी थे महबूबुल उल हक, कहाँ का निवासी थे? पाकिस्तान के। इसको भी आपको याद रखना है, इसी का देन है ना जो मानव विकास की अवधारणा, इसी का देन है। और प्रो अमर्त्य सेन है ना जो मानव विकास का है ना, जो मानव विकास का जो एक उपागम होता है, जो क्षमता उपागम होता है ना, वो इसका देन, यानी कि क्षमता उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? प्रो अमर्त्य सेन। ये कहाँ का रहने वाला है? एक भारत का रहने वाला है। यह एक अर्थशास्त्री और दर्शन शास्त्री दोनों है और ये भारत का रहने वाला व्यक्ति है। चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक मापक निम्न में से कौन है? यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि मानव विकास यानी कि कौन सा देश में मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो किन तरीके से मापते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में स्वास्थ्य को, यानी कि किस देश का जो लोग हैं ना उसका स्वास्थ्य बढ़िया है, या ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा से, या ऑप्शन नंबर सी में संसाधनों तक पहुंच का, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन है? स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी और संसाधन भी है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास का उपागम। फिर हम बतलाए थे मानव विकास का कौन सा उपागम है ना, प्रो अमर्त्य सेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी कि यहाँ पर आपको पूछा जाता है जो मानव विकास का है ना कौन सा उपागम है ना जो प्रो अमर्त्य सेन के द्वारा ना प्रतिपादित, यानी कि इनके द्वारा दिया गया है। आय उपागम है, या ऑप्शन बी में कल्याण उपागम है, या ऑप्शन नंबर सी में आधारभूत आवश्यकता उपागम है, या ऑप्शन नंबर डी में क्षमता उपागम है। मानव विकास का उपागम कितने होते हैं? चार उपागम होते हैं, जिसमें आपको एक होता है आय उपागम जो सबसे पुराना उपागम माना जाता है, और दूसरा होता है कल्याण उपागम, और तीसरा होता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। को किसने प्रतिपादित किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये उत्पादित किया, यानी कि इसे प्रतिपादित किया है, यानी ILO किया इसको। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ना इस जो आधारभूत आवश्यकता को उपागम है ना उसको प्रतिपादित किया। और जो क्षमता उपागम है ना जो जिसको किसने प्रो अमर्त्य सेन द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षमता उपागम हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं? यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा देश है ना जो
उच्च मानव विकास का स्तर में न सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में नॉर्वे का, या ऑप्शन नंबर बी में भारत है, या ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन नंबर डी में कनाडा। तो आपको भारत का न मानव विकास में न कितना रैंक है, 134वां रैंक है। तो ये देश भारत है न मध्यम मानव विकास वाला देश है। और जो नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब उच्च मानव विकास वाला देश है, यानी कि उच्च मानव विकास वाला देश है। जिसका यानी कि जो नॉर्वे देश है ना उसका 2 रैंक है, और स्विट्जर जो देश है ना स्विट्जरलैंड उसका 1 रैंक है, और अपना भारत देश है जिसका कितना रैंक है मानव विकास में, 134वां रैंक है। तो ये मध्यम मानव विकास वाला देश है। तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिकी प्रगति नहीं की जा सकती है। यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में, यानी कि जो प्रशंसता होता है यानी कि प्रसन्नता यानी कि खुशी के ना कीमत पर भौतिकी प्रगति यानी कि जो भौतिकी डेवलपमेंट होता है ना उनकी प्रगति नहीं की जा सकती। यह कथन किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए में नेपाल का है, या ऑप्शन नंबर बी में मंगोलिया, या ऑप्शन नंबर सी में भूटान होगा, या ऑप्शन नंबर डी में होगा म्यांमार। तो प्रसन्नता की कीमत पर भौतिकी प्रगति नहीं की जा सकती। यह कथन किस देश का संदर्भ में सही मेरे प्यारे बच्चों? भूटान देश के। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भूटान देश। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर महबूबुल उल हक मूल निवासी थे, यानी कि आपको बतलाना है कि जो डॉक्टर महबूबुल उल हक है ना जो मूल निवासी यानी कि वो कहाँ का रहने वाले थे। इन्हीं ने है ना मानव विकास यानी कि HDI इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक जो होता है ना इसको सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। किसने? डॉक्टर महबूबुल उल हक ने किया था। और ये कहाँ का मूल निवासी थे? तो पाकिस्तान का मूल निवासी थे। तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको बतलाना है कि कौन है ना एक जो मानव विकास का ना एक प्रमुख क्षेत्र, यानी कि किन क्षेत्र को हम देखकर नहीं अंदाजा लगा सकते कि मानव विकास हुआ है कि नहीं हुआ। किन क्षेत्र का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है मानव विकास का, यानी कि मानव विकास का ना प्रमुख क्षेत्र एक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में संसाधनों तक पहुंच, या ऑप्शन नंबर बी में लंबा व स्वस्थ जीवन, या लंबा एवं स्वस्थ जीवन यानी कि लंबा बहुत लंबा जीवन और स्वस्थ यानी कि एक अच्छा जीवन, या ऑप्शन नंबर सी में है शिक्षा हो, या ऑप्शन नंबर डी में है आर्थिक लाभ यानी कि जो जिनका इकोनॉमिक स्थिति है ना निम्न होता है यानी कि अलाभ होता है। तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक लाभ हो जाएगा। यानी कि संसाधनों तक अगर सभी व्यक्ति का ना पहुंच है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस देश में ना मानव विकास हो रहा है। और जिस देश का ना व्यक्ति का जो लंबा जीवन रहेगा यानी कि लंबा जीवन और उनका स्वस्थ जीवन होगा ना तो उससे हम ना उस देश का ना मानव विकास का ये संकेत लगा सकते हैं कि उस देश में है ना मानव विकास हो रहा है। अगर जिस देश का जो शिक्षा यानी कि जो सभी लोग है ना पढ़े लिखे अगर साक्षर मिलते हैं ना तो हम ये भी इससे अंदाज लगाते कि इस देश में ना मानव विकास हो रहा है। लेकिन ये जो आर्थिक लाभ है ना इसका दूसरा ही मतलब होता है। तो आपको 31 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक लाभ हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से न कौन मानव विकास सूचकांक से ना क्या संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है मनमोहन सिंह है, या ऑप्शन नंबर बी में नरेंद्र मोदी है, या ऑप्शन नंबर सी में महबूबुल उल हक है, या ऑप्शन नंबर डी में है अब्दुल कलाम। तो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक से ना कौन सा व्यक्ति संबंधित है? तो महबूबुल उल हक है। तो आपको 32 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन प्रत्यक्षता क्या है, यानी कि जीवन प्रत्यक्षा क्या है, यानी कि जीवन जीने का ना प्रत्यक्ष यानी कि जो इच्छा होता है ना वो क्या है? समान शिक्षा के अवसर है, या लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने का एक प्रत्यक्षा का मतलब इच्छा है, या ऑप्शन नंबर सी में प्रति व्यक्ति आय या संसाधनों तक पहुंच है।
तो जीवन प्रत्याशा क्या है? तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने के एक इच्छा होता है, यानी कि जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि जीवन जो इच्छा है ना क्या है? तो सभी का इच्छा होता है कि मैं एक लंबा जीवन जीऊँ और एक स्वस्थ जीवन जीऊँ। तो आपको 33 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लंबा एवं स्वस्थ जीवन हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में, यानी कि निम्नलिखित देशों में से न किस में प्रसन्नता की प्रगति का माप माना गया, यानी कि प्रसन्नता यानी कि जो अगर उस देश का ना मेरे प्यारे बच्चों जितना जनता खुश रहेगा ना उसका प्रगति यानी कि उनका जो स्तर है ना मानव विकास का ना वो ऊंच होता है, यानी कि उस देश में ना अगर उस देश का ना मेरे प्यारे बच्चों अगर नागरिक अगर जो सभी खुश है ना तो उसका क्या उनका यानी कि उसका प्रगति यानी कि विकास का ना एक माप माना गया। तो किस देश का माना गया? ऑप्शन नंबर ए में भूटान का, या ऑप्शन नंबर बी में मेरे प्यारे बच्चों भारत, या ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान। तो प्रगति यानी कि प्रसन्नता की प्रगति का माप माना गया किस देश का? भूटान देश का माना गया है। तो आपको 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, यानी कि निम्नलिखित विद्वानों में से न किसने मानव विकास यानी कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो को न किसने निर्मित किया? प्रो अमर्त्य सेन, या ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर महबूब उल हक, या ऑप्शन नंबर सी में अनुराधा घोष, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक को किसने निर्मित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया, यानी कि निम्नलिखित यानी कि कौन सा एक मानव विकास का ना उपागम है ना जिसको मूल रूप से क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्या प्रस्तावित किया था? तो आय उपागम, या ऑप्शन नंबर बी में कल्याण उपागम, या ऑप्शन नंबर सी में आधारभूत आवश्यकता उपागम, या ऑप्शन नंबर डी में क्षमता उपागम। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस उपागम को प्रस्तावित किया था? आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया था। तो आपको 36 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्षमता उपागम को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रो अमर्त्य सेन ने किया था। तो आपको 36 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? अब आपसे यहाँ से पूछा गया कि मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना उसमें विश्व के निम्नलिखित देशों में से न किसकी कोटि सबसे उच्चतम है यानी कि सर्वोच्च है यानी कि उच्चतम यानी कि सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलिया का, या ऑप्शन नंबर बी में कनाडा, या ऑप्शन नंबर सी में जापान, या ऑप्शन नंबर डी में स्विट्जरलैंड। तो किस देश का मानव विकास की कोटि सबसे उच्चतम है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड का इसका 1 रैंक था, यानी कि मानव विकास के मामला में ना इसका 1 रैंक था। और दूसरा रैंक था आपको नॉर्वे का आपका, और हमारा प्यारा भारत देश का कितना रैंक था? 134 कोटि यानी कि 134 रैंक का था, यानी कि भारत देश है ना मध्य मानव विकास वाला देश है। तो आपको चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा एक है ना जो मानव विकास का स्तंभ का मतलब होता है कि जिसके बिना ना विकास हो, यानी कि अगर मानव विकास का स्तंभ यानी कि उसके पिलर, मानव विकास का कौन सा पिलर? जैसे घर के बनाने के लिए 4 पिलरों का जरूरत होता है एक घर को बनाने के लिए, अगर उसमें से 3 पिलर हम खड़ा कर देंगे, अगर एक नहीं करेंगे तो क्या घर गिर जाएगा। तो उसी प्रकार है ना मानव विकास का ना 4 स्तंभ होता है। एक होता है आपको क्षमता, और ये दूसरा होता है सतत पुष्णीयता, और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों उत्पादकता, और चौथा नंबर में होता है सशक्तिकरण। ये चारों है ना मानव विकास का स्तंभ है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में क्या इनमें से सभी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDI निम्न में से कौन सी संस्था है ना जारी करते हैं, यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट होता है ना कौन सी संस्था यानी कि कौन सा एक संगठन है ना जो जारी करता है, UNDP करता है या ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता है, या ऑप्शन सी में है RBC है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है, UNDP करता है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड मतलब संयुक्त और नेशन का मतलब राष्ट्र और डी का मतलब डेवलपमेंट यानी कि योजना यानी कि विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और प्रोग्राम का मतलब होता है योजना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम यानी कि योजना जारी करता है, यानी कि UNDP है ना जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं, यानी कि कौन सा एक है ना जो मानव विकास का स्तंभ नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में है मानव विकास का कितना स्तंभ होता है, ऑप्शन 4 होता है। एक होता है आपको क्षमता या समानता, दोनों का मतलब एक ही होता है, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों सतत पोषणीयता, और तीसरा होता है सशक्तिकरण, और चौथा होता है उत्पादकता। तो इसमें से कौन सा एक मानव विकास का ना स्तंभ नहीं है, तो सशक्तिकरण है, यानी कि सशक्तिकरण और उत्पादकता भी, और क्षमता या बोले या क्षमता बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। क्षमता यानी कि क्षमता और समानता दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जो जनसंख्या है पॉपुलेशन, इसका जो मानव विकास का ये स्तंभ नहीं। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के देश को क्रम दिया जाता है, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI होता है ना उसमें देशों को क्या क्रम दिया जाता है, 0 यानी कि 0 से 4 के बीच दिया जाता है, या 0 से 2 के बीच, या 0 से 1 के बीच, या 0 से 5 के बीच। तो मानव विकास सूचकांक में देश को कौन सा क्रम दिया जाता है, यानी कि 0 से 1 के बीच, यानी ऐसे दिया जाता है 0 से 1 के बीच। अगर जो देश 1 के बीच है ना यानी कि 9 पॉइंट कुछ है ना तो उसका मानव विकास देश के अति उच्च माना जाता है, और जो 0 के समीप होता है ना उसका निम्न मानव विकास देश माना जाता है। तो मानव विकास सूचकांक देश को यानी कि मानव विकास सूचकांक में देश को ना कौन क्रम दिया जाता है, 0 से 1 के बीच के क्रम दिया जाता है। तो आपको 41 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतन है, यानी कि आपको बतलाना है कि कौन सा है ना एक मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक यानी कि संकेत करता है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए में आकार में वृद्धि यानी कि जनसंख्या के आकार यानी कि जनसंख्या के ना संख्या में वृद्धि होना, या ऑप्शन नंबर बी में गुण में साधारण परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर सी में आकार में स्थिरता यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रहा है ना उस पर कंट्रोल करना यानी कि स्थिरता बनाने रहना यानी कि प्रतिदिन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी में गुण में धनात्मक परिवर्तन होना। तो निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो गुण में ना धनात्मक परिवर्तन होना, यानी कि एक गुण में है ना जो धनात्मक परिवर्तन होता है ना तो मानव विकास का ना सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आपका इस चैप्टर का द एंड होता है। अगर आपको इसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल AK आर्ट्स क्लासेस से ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF अपलोड कर दिया गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।